चाहे आप कोई इर्रेशनल नंबर भी ले लो। इर्रेशनल नंबर आई होप सो आप जानते हो कि रूट वाली टर्म्स को बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट हो गया, पाई हो गया, है ना। एक्सपोनेंट हो गया, नीपियर कांस्टेंट। आगे जाने वाली वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं। बस आपके टीचर्स जो कहते हैं स्कूल में बेटा, या फिर कोचिंग में, जहाँ भी आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे भी ऑब्वियसली टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप कोशिश करो पढ़ने की, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी, और सर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग आज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की सेट थ्योरी का वन शॉट, जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर है। और जो बच्चे अभी क्लास 10th से 11th में आए हैं तो जनरली बहुत दिक्कत होती है, और तीनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कि सर बेसिक से समझ में नहीं आता। क्लास 11th की बेसिक ही इतनी टफ है कि बातें समझ में नहीं आती है। बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत धीरे धीरे करके समझ में आती है, बहुत धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैं बस वही बोलूँगा कि अगर चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं तो उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ना। सबके साथ ही होता है, जब हम क्लास 10 से 11th में आते हैं तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, और सब्जेक्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मतलब लगता है कि वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है जो अचानक से 11th में आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। वो आगे जा करके बहुत यूज़ आएगा, जो आपने 10th में चीज़ें पढ़ी हैं बहुत ही बेसिक्स में यूज़ आएगा, लेकिन आएगा। जिसका बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप 11th में न्यू हो ऑब्वियसली, तो नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, है ना। बस आपके टीचर्स जो कहते हैं स्कूल में बेटा, या फिर कोचिंग में, जहाँ भी आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे भी ऑब्वियसली टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप कोशिश करो पढ़ने की, है ना। और थोड़ा जो 11th-12th का ये जो टाइम होता है ना, इसको आप अगर अच्छे से कैप्चर कर लेते हो तो आपको जो आने वाला आपका टाइम होगा, जो जेईई का एग्ज़ाम रहता है, तो वो सब में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो ड्रॉप वगैरह लेने का जो है चक्कर नहीं रहेगा अगर आप 11th-12th अच्छा कर लेते हो। जनरली बच्चों का 11th खराब रहता है, तो कोशिश करना कि खराब ना हो, ठीक है। कोशिश करना, अपने हाथ में तो बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ट्राई करना कि अपना बेस्ट दो और चीज़ों को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सेट थ्योरी। और जो लास्ट वीडियो मैंने लिया था वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था, और आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेगा, जो बच्चे 12th में भी है वो भी अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 11th ऐसे मतलब कि 12th 11th 12th 11th ऐसे के ऑर्डर में चलेगा, ऑल्टरनेट आएगा। फिर अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्लास 12th की चैप्टर 2 की आएगी, जो कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद हम फिर 11th में सेकंड चैप्टर में चलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस है वो चलेगा, और दोनों की एक-एक वीडियो अल्टरनेट आएगी, सो दैट आपको भी प्रैक्टिस करने का अच्छा टाइम मिल जाए। और ऐसे भी बेटा अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास एग्ज़ाम्स में, तो सिलेबस की टेंशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ वन शॉट कराओगे आप, थ्योरी में डिटेल में नहीं पढ़ाओगे। तो देखो बेटा, बहुत ज़्यादा थ्योरी मैथ्स के अंदर पढ़ना टाइम वेस्ट होता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जो बिल्कुल रियल बात है वो बता रहा हूँ। वन शॉट के अंदर ही जो है आप थ्योरी सारी कवर करके जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि बहुत थ्योरेटिकल आपको नॉलेज ज़रूरी है। थ्योरी नो डाउट ज़रूरी है मैथ्स में, लेकिन इतना नहीं है बेटा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूला खुद से याद होना शुरू हो जाते हैं, और जो मैथ्स के अंदर थ्योरी है वो खुद ही रिकॉल होना शुरू हो जाएगी जब आप क्वेश्चन की बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वन शॉट से ही थ्योरीज करो। जो मैं आपको वन शॉट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत रेलेवेंट है बेटा, बहुत रेलेवेंट है। एनसीईआरटी का ही एक-एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। कोई भी चीज़ मैं बाहर से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत रेलेवेंट वीडियोज़ हैं, इसको आप फॉलो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो आपका हो जाएगा। वैसा नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से बेटा कलम नहीं उठाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप चाहे कितने बार भी वीडियोज़ देख लो, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप लिख के ले लो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना हाथ चलाओ, अपना आप प्रैक्टिस करो, पेन उठाओ, है ना? पेन कॉपी पे पेन को घिसो बेटा अच्छे से, तभी जाकर के आप जो है मैथ्स के अंदर एक अच्छे से मतलब चैंपियन बन जाओगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग सेट्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी जो हमारा चैप्टर है, क्लास 11th का बहुत ही फर्स्ट चैप्टर। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि चीज़ों को बहुत डिटेल में बताऊँ, सो दैट आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अच्छे से समझ में आए। हालाँकि सेट आप लोग जो छोटे क्लासेस है उसमें ये पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे 11th के
नज़रिए से पढ़ेंगे, एकदम एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से कराऊँगा हर चीज़। तो बेसिक का कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि सर हमने इसके पहले कुछ नहीं पढ़ा है, क्या हम यहाँ से देख सकते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं क्लास में? सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट क्या होता है ना? रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सेट को हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, तो दोनों मैं आपको बताऊँगा, है ना? फिर टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे, फिर वेन डायग्राम्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वेन डायग्राम, है ना? क्लास 11th में बहुत यूज़ होता है, बहुत पूछा जाता है। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट देखेंगे बेटा, जो सेट के अंदर हम लोग करते हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना? उसकी प्रॉपर्टीज़, है ना? सारा कुछ मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, नोट्स का कोई टेंशन मत लो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसका आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए बेटा, तो नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे बेटा मिल जाएगा। जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको डेली कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा, है ना? जैसे ही कुछ थोड़े बच्चे वहाँ पे ऐड होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस शीट, डेली शीट्स, है ना? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज़, उसका सॉल्यूशन भी डेफिनिटली मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पे। तो वो तो फिलहाल थोड़े से मतलब जब बच्चे ऐड हो जाते हैं तब हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कि हम लोग बेसिकली इससे दिखाते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, उसका टेंशन मत लो, और मैथ्स का सेशन है भाई, तो ये जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेकिन बेटा मैं सारे नहीं कराऊँगा। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराऊँगा और करा पाऊँ, क्योंकि एक टाइम बाउंड होता है ना। बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ वीडियोज़ के हेल्प से, क्योंकि सही बता रहा हूँ, मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्चर देखने से, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो डेफ़िनेटली मैं क्वेश्चंस कराऊँगा, लेकिन सारा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है? मैं आपको एक-एक टॉपिक से एक-एक, 2-2 सवाल करा दूँगा, और बाकी आप बेटा क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना? वो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, रेदर देन मैं जब तक कराऊँगा तब तक यार आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन असली टेस्ट तभी पता चलता है जब बच्चा खुद से करता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊँगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, और जो है बहुत ही डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी आप करंट बैच हो, क्लास 10th से 11th वाले, है ना? और अगर भूल भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉल कर सकते हो। कुछ देखो, किसी भी चीज़ को रिकॉल करना कोई बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आप भूल रहे हो तो उतना टेंशन मत लो, आराम से वीडियो देखो और सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ना बेटा कि जो आपने देखा होगा, एक गोला बना देते हैं, है ना? गोले बना के अंदर, उसके अंदर रियल नंबर, उसके बाद, है ना? उसके बाद रैशनल नंबर। तो हम यही वाली चीज़ करने वाले हैं। आपको पूरा एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि सब कुछ क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होता है ना? चलिए, तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम होता है उसका वो बना लेते हैं, सो दैट ईज़ी हो, समझने में ईज़ी पड़े। ठीक है, बढ़िया सर। ये गोला बना लिया हमने, और गोले बनाते हैं इसके अंदर। इस तरह का बनाऊँ? चलो इस तरह का बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शेप वाला इसके अंदर अवेलेबल है, वरना मेरी तो हैंडराइटिंग इतनी बुरी है ना कि डायग्राम तो मेरे से बन नहीं सका। तो भाई साहब, बड़ी मशक्कत के बाद डायग्राम तो बना लिया। डायग्राम तो बना लिया। चलो, तो डायग्राम बना, अरे भाई ये, हाँ, तो डायग्राम तो बना लिया। तो चलो अब इसको देख भी लेते हैं कि क्या-क्या होता है। अच्छा, तो सबसे मेन जो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग क्लास 10 तक जब रहते हैं, तो हमें एक भ्रम में रखा जाता है कि जो सबसे, जो यूनिवर्सल, मतलब कि रियल नंबर से ऊपर कुछ होता नहीं है ना? ये हमें भ्रम में रखा जाता है, लेकिन ये टोटली गलत है। रियल नंबर जो होता है ना बेटा, वो बोला जाता है कि सबसे बड़ा वो जो है सुपर सेट है, मतलब उसके अंदर ही सब कुछ आता है ना? रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, रियल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं। रैशनल हो गया, इर्रेशनल नंबर्स हो गया, है ना? इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन रियल नंबर से ना ऊपर भी एक नंबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपके क्लास 11 का एक चैप्टर भी है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
जो कि हम लोग ऑब्वियसली कवर करेंगे। तो रियल नंबर जो होता है ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही आता है बेटा, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि वो चैप्टर जो है अलग है, वो अलग से डेडिकेटेड चैप्टर आपके लिए दिया हुआ है ना। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का नंबर होता है, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जब आने वाला टाइम होगा, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, टेंशन मत लो। चलो तो फिलहाल ये कोले को भरते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे जो सुप्रीम होता है, ऑब्वियसली मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बाहर लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा उसके अंदर आता है रियल नंबर्स यानी कि आर। और सर हमें कैसे पता है, यहाँ पे देख लेना, आर जो है रियल नंबर का सेट है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया सर रियल नंबर। उसके बाद आता है सर, रियल नंबर के बाद क्या आता है, रियल नंबर के बाद आता है रैशनल नंबर्स क्यू, जिसको आप क्यू से डिनोट करते हो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आता है सर, रैशनल नंबर के बाद आता है सर इंटीजर, जिसको आप जेड से डिनोट करते हैं, है ना, इंटीजर आता है जेड वाला। उसके बाद आता है सर, इंटीजर्स के बाद क्या आता है सर, होल नंबर्स, सब बताऊंगा अभी क्या होता है, टेंशन मत लो, है ना, याद है चाहे नहीं कोई बात नहीं। और सर होल नंबर के अंदर जो लास्ट है वो है हमारा नेचुरल नंबर यानी कि एन। तो ये होता है बेसिकली, ये होता है सब पूरा, है ना, नंबर सिस्टम का। तो ये नंबर सिस्टम होता है पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट की सारा कुछ क्या होता है, क्योंकि एक बार रिकॉल करा दूंगा तो आगे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी, ठीक है। भले इस पर 5 मिनट लग रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन रिकॉल जब करा दूंगा ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है। रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है ना, यानी कि पीला वाला कहाँ गया यार, देखो, रियल नंबर्स यानी कि आर, ठीक है। तो बेटा आर के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स आप इमेजिन कर सकते हैं अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर सारे होते हैं। जैसे कि आप कोई फ्रैक्शन नंबर ले लो, 1/2, चाहे आप कोई इर्रेशनल नंबर भी ले लो, इर्रेशनल नंबर आई होप सो आप जानते होगे, रूट वाली टर्म्स को बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट हो गया, पाई हो गया, है ना, एक्सपोनेंट हो गया, नेपियर कांस्टेंट, आगे जाने वाली वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं, पूरे 11th 12th में आपका ये दिमाग खाएगा, ई जो होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो √2 हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये देखो रैशनल नंबर हो गया 1/2, है ना, फिर ये इरेशनल नंबर भी हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, पाई हो गया, इंटीजर्स भी ले लो, इसके अंदर सब आता है बेटा, रियल नंबर्स के अंदर सब आता है आपका, ठीक है। और डॉट 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 जितना नंबर आप इमेजिन कर सकते हो। सर क्या नेगेटिव नंबर होगा, बिल्कुल होगा यार, माइनस लगा दो ना, माइनस लगा दो, कौन कौन सी दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो ये रियल नंबर्स होता है, बेसिकली सबसे ऊपर होता है ना, तो इसके अंदर सारी फॉल करते हैं रियल नंबर के अंदर। अच्छा सर, सर फिर रैशनल नंबर क्या होता है, क्यू क्या होता है। रैशनल नंबर बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसे नंबर जिनको आप P/Q फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। P/Q फॉर्मेट के अंदर जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सर क्या 1 2 3 4 रैशनल नंबर नहीं, अरे बेटा बिल्कुल है। आप वन को 1/1 लिख सकते हो ना, 2 को 2/1 लिख सकते हो, ये सब तो क्या रैशनल नंबर्स ही हुए ना। 3/1 हो गया, 2/3 हो गया, -5/8 हो गया, जो आप चाहते हो, जो आपके मन में नंबर आ रहा है वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, तो सर रैशनल नंबर भी हमें समझ में आ गया, बढ़िया। इंटीजर्स बता दो सर, इंटीजर्स बता दो। तो इंटीजर्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, जेड से डिनोट करते हैं हम इसको। इंटीजर्स में क्या होता है ना बेटा कि इसके अंदर फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं आती है, P/Q टर्म नहीं आती, ठीक है। P/Q वाली चीज़ें हम नहीं, जैसे कि आप नेगेटिव ले सकते हो, -5, -27, -2, फिर 1, 5, 3, 6, है ना, जो भी आप चाहते हो, 92, जो भी नंबर आ रहा है, और वो एक ना मतलब कि वो उसमें फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। आप अगर बोलोगे कि सर क्या 33/5 ये है, तो सर ये नहीं है ना, ये नहीं होगा। 33/5 क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो P/Q फॉर्मेट का है। अब आप समझ रहे होगे कि सर जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, रियल नंबर से रैशनल पे, फिर रैशनल से इंटीजर पे, तो एलिमेंट्स कम हो रहे हैं नंबर्स की, जो अंदर में जितनी मतलब वो लोग जो जो चीज़ है नंबर के अंदर, जैसे कि मान लो रैशनल नंबर के अंदर √2 वाली टर्म, सॉरी, रियल नंबर के अंदर √2 वाली टर्म है, एक्सपोनेंट, तो वो गायब हो गई रैशनल में। रैशनल के अंदर सर P/Q था, वो गायब हो गया इंटीजर में। अब सर होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में क्या होगा ना बेटा, नेगेटिव की टर्म गायब हो जाएगी,
होल नंबर के अंदर नेगेटिव की टर्म गायब हो जाएगी। जो होल नंबर होता है डब्ल्यू, उसके अंदर नेगेटिव की टर्म नहीं होती, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो, 1, 2, 3, है ना, 4 अप टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सारे होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या सर -1 है, तो नहीं, -1 होल नंबर नहीं होगा। -1 क्या हो जाएगा? -1 बेटा इंटीजर हो जाएगा, इसके ऊपर वाला सेट का हो जाएगा, है ना, इसके ऊपर वाला। सर क्या 1/2 होल नंबर होगा? नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा, ये उसके ऊपर भी हो जाएगा, ये रैशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? अब आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हम ऐसा गोला बनाते हैं? ठीक है, क्यों हम ऐसा गोला बनाते हैं इस तरह का? तो आप समझ रहे हो आप ये वाला क्यों होता है? रियल नंबर के अंदर बेटा रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। सर नेचुरल नंबर से क्या दुश्मनी है, वो काहे नहीं बता रहे हो? अरे देख लो यार, वो भी कहाँ नहीं बता रहे हैं। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है ना, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 डॉट, 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 डॉट अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये सब, हाँ ना, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। सर क्या नेचुरल नंबर में और होल नंबर में फ़र्क क्या है? देखो बेटा, होल नंबर के अंदर ना ज़ीरो होता है, नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है? ये चीज़ ध्यान देना कि नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर जो होता है उसके अंदर ज़ीरो नहीं होता है ना? होल नंबर के अंदर ज़ीरो भी आता है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, जो मेन, ये तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा था। अब जो मेन टॉपिक है कि सर ये जो सिंबल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप सो आप सिंबल आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं भाई। चलिए, तो सर जो सबसे पहला सिंबल है एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आप ऑब्वियसली समझ गए। अब ये तुम समझ गए बेटा क्या कह रहा है। ये जो है शुरू होगा कहाँ से? 1 से, 2 से, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, है ना? इंटीजर्स कहाँ से शुरू होगा? इंटीजर का कोई ये नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी से बेटा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन हाँ, कंडीशन कि इसके अंदर रैशनल नंबर्स नहीं होते, मतलब इसके अंदर पी बाई क्यू फॉर्मेट के नंबर्स अलाउड नहीं है, ठीक है? रैशनल नंबर्स आप समझ गए अब क्या होता है, ठीक है? क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी आप समझ गए। अब ये जो प्लस वाली चीज़ है ना, ये कुछ नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर जेड प्लस क्या कहता है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ये कहाँ से शुरू होगा सर? ये कहाँ से शुरू होगा? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो कहाँ से शुरू होगा, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि इंटीजर में क्या होता है? -5, है ना, -333, जो भी आप चाहोगे, तो इंटीजर तो माइनस भी होता है। लेकिन ये जो जेड प्लस होता है ना, ये सिर्फ बताता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है? जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। क्यू प्लस क्या हो गया सर? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गया, वही चीज़, है ना? और सर आर प्लस क्या हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। तो आई होप सो आप समझ गए, ये सब जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है। पॉजिटिव का खाली वो बात कर रहा है कि जो नंबर्स है उसमें आपने नेगेटिव वाली टर्म बेसिकली उड़ा दी ना, तो वो पॉजिटिव, उसका आ गया प्लस लगा दोगे उस सेट के अंदर, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल था। चलिए, आई होप सो आपको ये बहुत ही बेसिक सा नंबर सिस्टम समझ में आ गया हो। मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया, रिकॉल करा दिया, अगर आप भूल रहे थे, ठीक है? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अब हम आते हैं सेट के ऊपर कि जो सर ये जो चैप्टर है ना, उसमें क्या है, ठीक है सर? तो देखो, सेट बेसिकली क्या होता है ना, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बोलोगे सर आप अगर यही करने आए हो यूट्यूब पे कि सर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हो, तो सर वो तो हम भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी तो हमने भी पढ़ी हुई है। नहीं बेटा, मैं आपके ये जो चीज़ें हैं ना, ये नोट्स के लिए लेके आया हूँ। ये आप देखोगे कि मैं आपके लिए जो स्लाइड्स लेके आया हूँ ना आज, ये देखो, ये जो आपके लिए स्लाइड्स हैं, इसमें आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत मिलेंगी, है ना? बहुत तो नहीं, मतलब मैंने जितना मिनिमम हो सकता है मैंने रखा हुआ है आपके लिए। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आया हूँ, और साथ में जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो भी मैं लेके आया हूँ, सो दैट आप अगर चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, है ना? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? जो इसकी थ्योरी है और जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी साथ-साथ हम लोग बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे, है ना? क्वेश्चन करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर उसको कॉन्सेप्ट को आगे वाले क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करेंगे। चलिए, तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अच्छा सर, इसका मतलब, इसके अंदर मतलब क्या होता है ना बेटा कि जो एक, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो, मान लो एक सेट है, उसके अंदर सर एक वेल डिफाइंड का मतलब नहीं समझे। इसका मतलब क्या होता है ना बेटा कि सेट के अंदर आप जो चीज़ रखते हो, एक सेट के अंदर जो भी चीज़ आप रखते हो ना, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। सेट के अंदर आप रैंडमली कुछ नहीं रख सकते हो एक, ठीक है? सेट के अंदर रैंडमली नहीं, उसके अंदर एक हम लोग एक ऐसी चीज़ रखते हैं
कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखते हैं सेट के अंदर जो कि उनकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हो। बढ़िया सर, अब क्या कह रहे हो जरा दिखाओ हमको। चलिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि सेट को डिनोट करने का तरीका बताया हुआ है। सेट ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये अब आगे जा करके जो हमारी बेटा नेक्स्ट स्लाइड है वहां पे आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं कि सेट के अंदर ये जो बता रहा है कि कैसे डिनोट करते हैं और ये ABCD क्या है ये सब, तो हम लोग देखते हैं। मान लो बेटा कि एक सेट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अभी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है ना, ये आगे जाके बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगी चीज़, तो इसका टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने आपको एक बार बेसिक से बताया ऊपर ऊपर से, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे। ठीक है, देखो, इसको डिनोट करने का तरीका यानी कि सेट को डिनोट, जैसे कि मान लो आप ए लिख रहे हो, तो हम ये जो कैपिटल ए लिखे ना, इसको हम सेट का नाम बोलेंगे, ये सेट ए हुआ। और इसके अंदर जो आप एलिमेंट्स लिखोगे, करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं यार, इतना तो पता होगा, सेट के अंदर करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स और इसी को छाप देते हैं, जो लिखा हुआ है ABCXYZ। तो सर ये क्या हुआ, ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स हो गए, यानी कि जो ABCXYZ है ना, ये हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे सर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना, ये एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट ए। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए होगे। चलिए, मैं आपके लिए ये जो इसके PDF नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे एंड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल मेरे हैंड रिटन PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना नोट्स का, आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दें। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होगे कि ये जो है XYZ ABCXYZ, ये सब क्या है बेटा, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको बाद में फिगर आउट करने में इजी हो। ठीक है, और ये जो है ये सेट सेट ए है। ठीक है, सेट ए। चलिए, अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे ना सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दो तरीका होता है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म को, और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो आ ही गया हमारे पास, लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको एक बार थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ कि दोनों फॉर्म्स क्या होते हैं। हालांकि आपको याद होगा, इतना बेसिक तो यार क्लास 7 8 में ही पढ़ लेते हो। ठीक है, चलो चलो। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, सेट ए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और मैंने इसके अंदर बोला कि सेट ए के अंदर ना आप, मैं वो जो ये जो लैंग्वेज होती है ना सेट की, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बताऊंगा, इग्नोर इसको भी करो, फिलहाल मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ नॉर्मली सेट लिख रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक समझ में आ जाए कि ये सर क्या होता है ये। ठीक है, तो सेट ए के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मान लो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, चलो थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। देखो, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर सेट ए मैंने डिफाइन किया, तो ये जो बेटा हमने डिफाइन किया ना, ये हमने डिफाइन किया ना, इसको हम कहते हैं कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर आप सेट ए इसी में आप लिख दोगे, इसमें इसी को आप दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, ए इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, सर कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ये जाता रहेगा, तो इसको डॉट डॉट करके छोड़ दो। ये जो फॉर्म बनी ना, ये जो फॉर्म बनी, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, इसको हम कहते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। ऑब्वियसली देखो, दोनों साइड एक ही है, लिखी हुई एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। देखो, लिखी हुई तो एक ही चीज है ना भाई, कुछ अलग थोड़ी है, दोनों में सेम ही चीज लिखी हुई है। ये बोल रहा है ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये 2 4 6 8 10, बात तो वही है ना, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो इसी को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली, सेट को। तो इस तरह से लिखा रहता है। अब बोलोगे सर ये आपने गलत लिखा हुआ है, ये x बिलोंग्स टू x ऐसे करके लिखते हैं। अरे वो देख लेंगे आगे में, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है आपको। ठीक है, सो दैट आप फॉर्म एटलीस्ट पकड़ लें कि जो लैंग्वेज में लिखा रहता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और जो डायरेक्ट आप एलिमेंट्स लिखते हो वो रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हो। ठीक है, चलिए चलिए भाई साहब आगे चलते हैं।
ठीक है सर। अब ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखने कह रहा है, मतलब हमें सर कुछ इस तरह का चीज़ लिखना है, इस तरह का चीज़ लिखना है। अब बच्चे ये देख के ही घबरा जाएंगे कि यार ये क्या बोल दिया, इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है। कुछ टेंशन मत लो, अभी सब सीख जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है ना, सॉल्यूशन सेट सर कैसे लिखते हैं बेटा। सॉल्यूशन सेट जो होता है, इसका क्या मतलब होता है ना, इसका क्या मतलब होता है कि सॉल्यूशन सेट का पहले मीनिंग जानो, क्योंकि देखो क्वेश्चन पे जंप करने से पहले समझ लो ना कि मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन सेट का मीनिंग होता है ना कि जो भी इक्वेशन गिवन है, देखो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे उनको अरेंज कर लो एक सेट के अंदर, है ना। मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक तरह से निकालना है आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो, या फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे वो निकाल लो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कभी पूछ लेते हैं किताब में, या फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कोई पूछ लेता है। यहाँ तो हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, मतलब कि जितने भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के आएंगे ना बच्चे, वो आपको एक सेट के अंदर लिखना है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो इस सॉल्यूशन, इसका पहला सॉल्यूशन तो निकालना है इस क्वाड्रेटिक का। इतनी तो बेसिक आती होगी क्वाड्रेटिक। नहीं सर, करा दो सर, भूल गए सर, सब भूल के बैठे हो पूरा। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो पहले। इस क्वाड्रेटिक को क्या करोगे, इसको सर आप करो फैक्टराइज, इसको कर लो फैक्टराइज। फैक्टराइज करने तो आता होगा ना, कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x - 2 बराबर 0। बेटा जब थोड़े टाइम में 11th में स्पेंड कर लोगे ना, तो डायरेक्ट रूट्स निकालना है इसके देख के, इतना लंबा मत करने बैठना। मैं आपको ये बेसिक है इसलिए दिखा दे रहा हूँ। एक्स कॉमन लोगे x+2, -1 कॉमन लोगे x+2, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो x-1 एक रूट आया, मतलब एक कॉमन आ गया, x+2 बराबर 0। सर रूट्स क्या आ गए, x = 1, -2, दो रूट्स आ गए भैया, दो रूट्स आ गए सर, है ना। क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, देखो ये लो, इतना तो छोड़ो यार, तार से तारे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। तो दो रूट्स आ गए, तो ये दो रूट्स क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आए, दो अलग अलग, है ना। ये दो अलग अलग रूट्स आए, दो डिफरेंट रूट्स आ गए हमारे पास, दो डिफरेंट रूट्स आ गए। तो इसको कैसे लिखोगे अभी सेट में, सेट के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, देख लो। इसको हम लोग जनरली लिखते हैं ना, जो अगर देखो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, तो आप इसको करली ब्रेसेस में लिखते हो, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ठीक है, सेट के अंदर भी देखा था ना लिखने के लिए, तो इसको लिख दो। बस इसमें लिख देना x बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट लगा देना 1, -2। 1 से लेके -2 नहीं है भाई, कोई होशियारी मत कर देना कि 1 से लेके -2 बोल दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उसको हमेशा आप करली ब्रैकेट में लिखते हो। अगर सेट में आता ना कि -2 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो ऐसे करके आप इसमें ब्रैकेट लगाते हो, लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं इसके। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, तो बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा, x = 1, -2। चलो चलो, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, यही इसका आंसर हो गया, है ना। सॉल्यूशन सेट इसको ही बोलते हैं, दो सॉल्यूशंस आए तो आपने दोनों सॉल्यूशंस को सेट के अंदर डाल दिया। चलिए, चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और सवाल देखो, अब यहाँ पे ना सबसे पहले लैंग्वेज पकड़ना सीखो सेट के अंदर। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में लैंग्वेज नहीं कराया, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, देखोगे ना सबसे इजी क्वेश्चन से ही समझ में आता है। अब ये जो है ना एक्स, ये वाला अलग से मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये x:x क्या लिखा हुआ है, देखो x:x क्या होता है, साइड में लिख लेते हैं x, एक कोलन दिया होगा ये x। ठीक है, अब देखो ये जो x होता है ना स्टार्टिंग वाला, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेट x बी द एलिमेंट ऑफ द सेट, है ना। x जो है ये सेट का एलिमेंट है, ये जो है ना सेट का एलिमेंट्स है। एलिमेंट ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, क्योंकि हो सकता है एक एलिमेंट भी हो, बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई पता थोड़ी यार कितने होंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में दो एलिमेंट्स निकले थे। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सच दैट
सच दैट के बाद बेटा क्या होता है ना, कंडीशन आती है। सच दैट के बाद होता है कंडीशन। ये कंडीशन रही, देखो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। बात समझ में आई कि आप इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं, एक्स कोलन एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। क्या कह रहा है कि आप एक ऐसा सेट लिखो जिसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सच दैट वो जो एक्स है ना, उसका वो जो इंटीजर आएगा अगर आप उसकी स्क्वायरिंग कर दोगे तो वो लेस देन 40 आ जाएगा। इसका ये मीनिंग है भाई। तो ये एक्स कोलन एक्स देख के पहले बच्चे की आत्मा सूख जाती है कि सर इसका क्या मतलब होता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, बेसिकली कंडीशन के लिए वैसे लिखा रहता है। ठीक है, चलिए। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और जहां पे एक्स स्क्वायर, जो उस इंटीजर का आप स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 40 से कम आना चाहिए। तो इसको सेट को लिख लेते हैं ना, सेट का कोई नाम दे लो। चलो मैं सेट को ए ले लेता हूँ, है ना, सेट को ए ले लेते हैं सर। इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे बताओ? पॉजिटिव इंटीजर बोला है भाई, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि सर एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है तो -2 का स्क्वायर भी तो सर वो तो लेस देन 40 आएगा। अरे भैया आएगा, लेकिन ये माइनस नहीं लेना ना, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 40 से कम आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अलग से पहले देख लेते हैं ना क्या क्या आएगा। देखो 1 का स्क्वायर तो आएगा सर 40 से कम, 2 का 4 होता है वो भी आएगा सर, 3 का 9 होता है 9 भी 40 से कम आएगा, 4 का भी आएगा 16, 5 का भी आएगा 25, 6 का भी इवन आएगा 36, जो है कि लेस देन 40 है। लेकिन सर 7 में दिक्कत हो जाएगी। 7 में क्या होगा ना, 7 में 49 हो जाएगा, जो कि ये सब कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 6 तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा। तो ये आपको एक सेकेंड भाई, ये 4 5 6 होगा, मैंने 25 और 36 लिख दिया गलती से। ये 5 6, तो ये सेट के अंदर आएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, है ना, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के अंदर। तो बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया, है ना, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था, यही आंसर हो गया। चलिए, तो अब आप समझ गए होगे, अब समझ गए होगे। और जो हमने फॉर्म में लिखा, देखो ये भी देख लो एक बार, रोस्टर फॉर्म, और आई होप सो आप समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्म गिवन था ना हमारे पास ये जो फॉर्म गिवन था, ये हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो हमने लिखा, ये आ गया सर रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल 1 है, ये 4 है सर, ये 9 है, 16 है, 25 है। मुझे दिख रहा है कि सब ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी नंबर है उनका स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, तो उस तरह से लिख सकते हो। यानी कि सेट ए लिखो पहले ऐसे करके, फिर उसके बाद एक्स इज टू एक्स, मतलब कोलोन लगा के, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू एक्स बोलते हैं इसको जनरली हम लोग, है ना, इज स्क्वायर्स ऑफ, या फिर स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से आप लिख लोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था सर, इसमें क्या था, ये तो एक कंडीशन और गिवन थी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोल दिया तो ऑब्वियसली यार वो 1 से ही शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। कोई इसमें लिखने की, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर आप वो भी लिख सकते हो, दोनों सही है ना। नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, आप पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, दोनों बात वही है, बात वही है। लेकिन इंटीजर मत लिखना, पॉजिटिव इंटीजर लिखना, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होता है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो इसको आप और 2-3 तरह से लिखना, बाकी भी और भी तरीके हैं लिखने के, मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक करके छोड़ देता हूँ, इसको जरूर लिखना यार, कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना यार, कोशिश करना। इसको और भी तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, और भी तरीके होंगे लिखने के, ऐसा थोड़ी है, और भी तरीके होंगे, तो इसको ट्राई ट्राई इट आउट, ट्राई जरूर करना। चलिए, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट वाला क्या है सर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि एलिमेंट्स के साथ लिखना है बेसिकली, एलिमेंट्स लिखने हैं बेसिकली।
ठीक है, एलिमेंट्स लिखने हैं। अच्छा सर, तो सर ए ई एफ, ये जो सेट्स, 3 सेट गिवन है हमें। सबसे पहला देख लेते हैं ए वाला क्या कह रहा है। ये इंटीजर है और ये 3 -3 से 7 तक है, जिसमें 3 इंक्लूडेड है, 7 एक्सक्लूडेड है। मतलब कि 3 को लेना है, 7 को नहीं लेना है। ये वाला साइन जानते हो ना, ऐसे लेस देन इक्वल टू साइन है। लेस देन इक्वल टू साइन मतलब कि ये आप 3 लेस देन इक्वल टू 3 ये ट्रू है, लेकिन 3 लेस देन 3 ये सर फॉल्स है। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो, तो आई होप सो इतना तो आप जानते ही होगे। चलिए ए देख लेते हैं सर। ए में क्या कह रहा है? सेट ए जो है, इसमें क्या क्या आएगा? -3 तो आएगा, बढ़िया। -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा क्योंकि इंटीजर होता है 0, है ना। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा सर, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। 7 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना। 7 में इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो 7 नहीं आएगा सर। दूसरा वाला देख लो, ई। ई वाला सेट क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है पूरा नहीं उठा के लिख दो। यहाँ पे सेट के अंदर चीजें रिपीट नहीं होती हैं भाई, ध्यान देना, है ना। टी एक ही बार आएगा, देखो टी यहाँ पे है तो टी एक बार आएगा, तो लिखो, लिखो टी एक बार लिखो, टी एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद आर भी आ जाएगा एक बार, फिर आई आ जाएगा, है ना, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, और रिपीट होना शुरू हो गया। ओ तो हो गया, एम नहीं हुआ ना, चलो एम भी आएगा, एम भी हो गया। ई हुआ क्या? नहीं, ई नहीं हुआ सर, ई भी आएगा, है ना। फिर टी हो गया, आर हो गया, वाई आएगा, वाई आएगा। कुछ छूटा तो नहीं ना यार, देख लो। टी लिख लिया, आर लिख लिया, आई लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, ठीक है, ये सारे अलग थे। उसके बाद एन भी लिखा, ठीक है। फिर ओ रिपीट हुआ, नहीं लिखेंगे। एम नहीं रिपीट हुआ, लिखेंगे। ई फिर से लिखा, ठीक है, ई तो रिपीट नहीं होगा, टी रिपीट नहीं होगा, और आर, आर तो फिर न्यू था ना, आर तो फिर से रिपीटिंग आ गया, और वाई नया था। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे बेटा। एफ वाला देख लो, रिपीट नहीं करना है सेट के अंदर, है ना, रिपीट नहीं होती है चीज़ें। बेटर, बेटर के अंदर क्या लिखोगे? बी लिखोगे, ई लिखोगे, और टी, और एक आर। चीज़ें रिपीट नहीं करती, है ना, इसका ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नोट पॉइंट, नोट लिख देता हूँ मैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। इसको आपको ध्यान रखना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना भैया, है ना। सेट के अंदर चीज़ें रिपीट नहीं होती है। सेट के अंदर, थोड़ा नोट छोटा लिख लेते हैं यार, जगह नहीं है। सेट के अंदर चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, ध्यान दे देना, ठीक है, ध्यान देना, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें सजा देते हैं भाई। सेट के अंदर चीज़ें रिपीट नहीं करती हैं, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ वाला क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें हमें, मैट्रिक्स मैच टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या होता है ना कि अच्छा, बेसिकली ये रोस्टर फॉर्म गिवन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपको दोनों को मैच करना है, कौन से किससे मैच होगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं आपके, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पे ही ध्यान दो, है ना, बेस पहले स्ट्रॉन्ग करो। तो ये तो दिख रहा है मैथमेटिक्स वाला, है ना, इसमें रिपीट नहीं करते हैं, तो ये तो डी के साथ मैच होगा सर। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। प्राइम नंबर बोल दिया ना उसने, तो देखो ये भी डिवाइजर ऑफ 6 है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर 6 तो नहीं है ना, तो ये 2 3 वाला 1 के साथ करेगा, ये ठीक है। एक्स ये नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 इसमें आएगा ये वाला, देखो, है ना, 1 का सी होगा। अलग कलर से कर देता हूँ, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं सारे अलग से ही कर देता हूँ, तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 2 3 वाला फर्स्ट से होगा, ठीक है।
और इसको चलो पिंक से कर देते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला सर इससे मैच होगा सी से। बोले सर हमारा तो मैच नहीं हो रहा सर, मैट्रिक्स मैच ही कर लेते हैं, वही करो यार अभी। और ये ग्रीन वाला किससे होगा? ग्रीन वाला हो जाएगा, ये देखो, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑब्वियसली दिख रहा है यार, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 10 से कम है, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना इसको अच्छे से। एक और इस तरह का मैट्रिक्स मैच एक और है आपके एनसीईआरटी में, वो आप होमवर्क करोगे, ठीक है, एक और है, देख लेना। चलिए, तो ये सेट का जो बेसिक था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेट का जो बेसिक रहता है ना, वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में एंटर कर रहे हैं, जो सेट कितने तरह का होता है, किस किस तरह का सेट होता है, उसमें हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सेट किस किस तरह का होता है सर। सर पहला होता है एम्प्टी सेट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सेट बिल्कुल खाली हो, है ना, जो सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। मैं आपके लिए लिख भी दूंगा, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, है ना, नो एलिमेंट्स को लिख देते हैं, नो एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स ना हो, उसको ही कहते हैं एम्प्टी सेट। यानी कि मान लो एम्प्टी सेट को दिखाते कैसे हैं, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हो आप, ए मान लो ये एम्प्टी सेट है, तो ये सिर्फ ब्रैकेट लेके छोड़ दोगे, है ना, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, तो ब्रैकेट लेके छोड़ दिए, तो ये एम्प्टी सेट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल ले लो सर, हमें तो सर बताओ कि एम्प्टी सेट क्या हो सकता है। तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, मान लो एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले सकते हो कि कुछ सोच लो ना जिसमें कि वो चीज़ आए ही नहीं, वो चीज़ आए ही नहीं। हाँ, मान लो कि एक बॉय स्कूल है, ऐसी एक क्वेश्चन आपके क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन में गिवन है चैप्टर में। तो एक बॉय स्कूल है, उसके बाद वो जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। अब बॉय स्कूल के अंदर हम क्या कह रहे हैं ना कि सेट ए के अंदर में आप बताओ मुझे कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। तो अगर आप ऐसा कोई कंडीशन बना लेते हो तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉय स्कूल है ना, तो उसके अंदर तो लड़के होंगे, लड़कियां होंगी नहीं, पहली बात। तो आप इसके अंदर फीमेल स्टूडेंट्स लाओगे कहाँ से? तो अगर आप इसको सेट के भाषा में लिखोगे तो ये ऐसे आप लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, तो यही हो गया आपका, यही हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर। तो सर फाइनाइट सेट क्या होता है? मान लो कि मैंने लिखा कि अब इसमें आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि इसके अंदर जो ये जो मैच वाले क्वेश्चन थे सारे फाइनाइट है ना, सारे फाइनाइट है। चलो हम लोग फिलहाल एग्जाम्पल एक नया लेके देखते हैं। मान लो ना फाइनाइट सेट में कि ए सेट लिया हमने और इसमें हमने लिखा एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने सिर्फ ये लिया आपको दिखाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, मतलब इसका जो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 मत ले लेना, लेस देन 5 बोल दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू 5 बोलता तो समझ में आता, है ना, तो 5 लेते। तो ये हो गया। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स तो फाइनाइट है ना, ओनली 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है बेटा। तो 4 एलिमेंट्स हैं। जब आप एलिमेंट्स को, ऐसा नहीं है कि 100 एलिमेंट होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं, जब तक आप एलिमेंट्स को गिन सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, तब तक क्या है कि वो एलिमेंट्स, वो जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा। लेकिन इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? मान लो कि मैं यहीं पे लिख दूं कि सेट ऑफ, चलो दूसरा सेट ले लेते हैं, एक ही पेज में बी ले लेते हैं, है ना, एक्स कोलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैंने सिर्फ सिर्फ ये ले लिया और मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया। अब देखो इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर तो सर 1 से शुरू होगा, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि आपने रोक टोक नहीं लगाई। यहाँ पे मैंने रोक टोक लगा दी थी कि लेस देन 5 बोलना, लेकिन यहाँ कोई रोक टोक लगाई नहीं है आपने। तो बेसिकली क्या होगा ना कि ये 20, तो हमारा जो सेट होगा ये 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये तो चला जाएगा सर इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ना,
ये हो गया एक इन्फिनिटी वाला, मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया। इन्फिनिटी चला गया तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स है तो उस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए तो इनफाइनाइट सेट हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए अगला, अगला देखते हैं बेटा। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया अपने पास कि सेट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। अच्छा सर, देख लेते हैं ना, आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो पहला वाला देखते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है ना, x-1 x-2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है कि ये नेचुरल, देखो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे n लिखा है, r लिखा है, z लिखा है ना, ये देखना, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि ये 0 आना चाहिए इसका सॉल्यूशन। यानी कि सर ऑब्वियस ही बात है ना कि ये तो एक क्वाड्रेटिक जैसा फैक्टराइज करते हो वैसा लिखा हुआ है, यानी कि x जो है, x क्या होना चाहिए यहाँ पे 1,2। यानी कि जो इसका सेट बनेगा x बिलोंग्स टू ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1,2, ऐसे लिखेंगे। अरे भैया तो ये तो फाइनाइट सेट है ना, दो ही एलिमेंट्स है इसमें, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट हुआ है ना, ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब क्या ना, कोई फाइनाइट है क्योंकि नेचुरल नंबर भी दिया हुआ है। और ऐसे भी यार इसके तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे, एक इससे 0 करोगे तब आएगा, एक इसको 0 करोगे तब आएगा। क्वाड्रेटिक का है ऑब्वियसली, क्वाड्रेटिक को लिखा हुआ है फैक्टराइज करके आपने, तो दो ही रूट्स आएंगे ना उसके। ठीक है, यहाँ पे देखो x है ना, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² इज इक्वल टू 4। फिर से ये एक फाइनाइट सेट है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा भाई। -2 कोई नहीं बोलेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है यार, माइनस कहाँ से लेके आ गया तुम नेचुरल नंबर में, है ना। ये क्या हो जाएगा, x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 2, यानी कि x बिलोंग्स टू एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने वाला है 2। कोई -2 नहीं लिख के आएगा यहाँ पे, वो पिट जाएगा बिल्कुल ही। -2 हो ही नहीं सकता ना, पक्का इसमें बच्चे गलती करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है यार, माइनस आप ले ही नहीं सकते हो। यहाँ पे अगर r लिखा होता तो हो सकता था ये, लेकिन नेचुरल नंबर है ना, इसके अंदर आप -2 ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है -2 पे। ठीक है चल, तो ये तो हो गया, ये भी फाइनाइट है। मैं सॉरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी फाइनाइट है सर, ये भी फाइनाइट हो गया। अच्छा, अभी क्या है दूसरा वाला, फिर से नेचुरल नंबर है 2x-1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या डालोगे कि ये 0 दे दे। तो सर इसमें तो कुछ हम, एक सेकेंड, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ना। 2x-1, 2x नहीं, कोई कोई मिस्टेक नहीं है इसके, ये 5 सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है बेटा, ये एक एम्प्टी सेट है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, इसके अंदर क्या डालते, इसके अंदर आप हाफ डालते, एक्स के अंदर अगर आप हाफ डालते तो ये जाके आपको 0 देगा। एक्स के अंदर हाफ डालोगे तो, क्योंकि देखो ना आप हाफ इसके अंदर डालोगे, मान लो इसके अंदर देखो अगर 1 भी डालोगे तो 2 - 1 1 देगा, 0 तो देगा ही नहीं। इसके अंदर हाफ डालोगे ना, 2 × 1/2 -1 इज इक्वल टू 0, ये सही है। ये देखो 2 से 2 कटा, 1 - 1 0, ये तो सही है। लेकिन 1/2 कैसे डालोगे, रैशनल नंबर थोड़ी है ये, नेचुरल नंबर दिया हुआ है आपको। रैशनल नंबर होता तो 1 डाल सकते थे, आई मीन हाफ डाल सकते थे, सॉरी। तो ये 5 एम्प्टी सेट है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि एम्प्टी सेट के अंदर ना, यहाँ पे आप इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी मैं भूल गया था, इसको आप 5 भी लिखते हो, है ना, 5 भी लिखते हो। ठीक है चलो, तो ये एक एम्प्टी सेट है, 5 है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट की बात ही नहीं है, जब एम्प्टी ही है तो क्या ही बोलना उसमें। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, एक्स इज प्राइम। अच्छा देखो, प्राइम बोल दिया इसने, कोई कंडीशन है क्या कि प्राइम में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। यानी कि सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। प्राइम नंबर्स तो यार इनफाइनाइट होते हैं ना, प्राइम नंबर्स ऐसा बोलोगे कि सर 157 ऐसे, लेकिन भाई वो और भी होंगे। 33, मतलब 33 तो चलो 11th का है, लेकिन कुछ नंबर्स होंगे 67, या फिर कुछ भी नंबर ले लो यार जो प्राइम नंबर होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। प्राइम नंबर जो है वो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली नीचे वाला भी ये देखो, ऑड बोल रहे हैं तो ऑड तो और भी, मतलब ऑड जो नंबर्स होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं बेटा, कोई कंडीशन नहीं लगाया इसने। ऑड नंबर जो है वो तो इनफाइनाइट होते हैं, कोई कंडीशन इससे लगाया नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। सारे इनफाइनाइट है ये दोनों। प्राइम, प्राइम भी इनफाइनाइट भाई, देखो कुछ कंडीशन नहीं है ना, अगर बोलता कि प्राइम लेस देन 10 तो वो फाइनाइट होता। अब मान लो बोलता ऑड लेस देन 10 तो वो फाइनाइट होता। यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा ना, यहाँ तो बस बोल दिया कि प्राइम है, तो प्राइम नंबर्स तो यार बहुत होते हैं, प्राइम नंबर्स तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो
वहाँ पे ये सोचना मत कि प्राइम है तो सर फाइनाइट होगा, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा है इसने। प्राइम नंबर तो यार होते जाएंगे ना, वो तो इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर मिल जाएंगे आपको, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा। चलिए, तो अगले पे चलते हैं, इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट में ना बहुत डाउट रहता है सर, समझ में नहीं आता। इक्वल सेट क्या होता है ना, सपोज कर लो कि दो सेट है, मान लो सेट ए, इसके अंदर 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है, और मान लो सेट बी, इसके अंदर भी चार एलिमेंट्स है। तो अब यहाँ पे ना ये आप कह सकते हो और चार एलिमेंट्स हैं और दोनों सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं भी हो तो मतलब कि सारे एलिमेंट्स उसके अंदर सेम होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर से मतलब नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप कह दोगे ए इज इक्वल टू बी, दोनों सेट्स इक्वल है, बोथ सेट आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अच्छा सर, और क्या कंडीशन बनेगा सर, देख लो एक बार, कंडीशन भी देख लेता हूँ, देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। मान लो कि ए, चलो ए तो ले लिया ना, पी, सेट पी ले लिया मैंने ऐसे ही, इसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4, और सेट क्यू इसके अंदर ले लेते हैं, मान लो जंबल कर दो इसको, 3 4 1 2, ऐसे ही जंबल कर दिया। सर क्या अब भी इक्वल है, हाँ बिल्कुल अब भी इक्वल है दोनों, पी इज इक्वल टू क्यू, अब भी सेट दोनों इक्वल होंगे, है ना। सेट के अंदर एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि 1 का आप 3 के, ऐसे नहीं करना भाई, रिलेशन फंक्शन नहीं है ये, सेट में आप सिर्फ अरेंज कर रहे हो, तो इसमें ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आप कैसे भी लिखो, ठीक है। चलो, अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशन बेटा। नेक्स्ट कंडीशन, मान लो कि इसके अंदर सेट एक्स है, एक्स के अंदर आपने 1 2 3 4 5, और वाई सेट है उसके अंदर आप ले रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब की बार ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसके अंदर सात, देखो एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट ज्यादा कम है कहीं पे तो वो जो है सेट इक्वल नहीं होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, है ना। सेट ज्यादा भी कम, और इसमें चलो एक में और मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। इसमें मान लो कि क्या लेना है, सेट सी ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, और सेट डी ले लेते हैं सर, इसमें नीचे वाले में ज़्यादा ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों सेट ही अनइक्वल होंगे, इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ पे भी सी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, सी जो है वो डी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा सर, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इक्वल सेट तभी होंगे जब दोनों सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम हो दोनों सेट के अंदर, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑब्वियसली आप समझ गए होगे अब कि क्या होता है। जो नंबर सिस्टम था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो वाला स्लाइड कहाँ गया हमारा, ये देखो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है ना, ये जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ना, इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जो सबसे ऊपर में आता हो, सबसे सुप्रीम जिसकी पावर हो, मतलब जो राजा होता है ना, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट एक तरह से, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल भी वहां पे हम ले लेते हैं, मेरी कहाँ गई स्लाइड, ये रही, ये है ना, सॉरी। चलो मान लो कि आपका एक सेट है सी, उसके अंदर है मान लो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल एबीसी, मान लो कि एक स्कूल है, एबीसी स्कूल लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, इन एक्स वाई जेड स्कूल, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या, सेट एक डी डिफाइन किया, और इसके अंदर मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स इन एक्स वाई जेड स्कूल। तो अब ये क्या हुआ ना, ये जो सेट निकला ना बेटा, ये वाला ऊपर वाला ये ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया,
ठीक है, और ये जो डी वाला है ये उसका सबसेट हो गया। सबसेट में भी देखेंगे हम लोग क्या होता है, सबसेट भी हम लोग देख लेंगे क्या होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, तो सबसे मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली यार एक बात बताओ, 10th वाले स्टूडेंट्स भी इसके अंदर ही लाई करेंगे ना। ये वही नंबर सिस्टम वाली कहानी हो गई, एक तरह से नंबर सिस्टम वाली कहानी हो गई जो हमने अभी देखा था। जो ये जो हमारा है ना, ये देखो नंबर सिस्टम वाली कहानी, जो रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर्स, सॉरी, हाँ इंटीजर्स है ना, हाँ इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ये सब क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट किसके हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हो गया। बात समझ में आ गई? चलो 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 बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसेट, यही मैं कह रहा था आपको। मान लो कि एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट मैंने ले लिया 2 4 6 8 10। तो अब क्या हो जाएगा ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए सबसेट ऑफ बी मत लिख देना भाई, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये गलत हो जाएगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बी और ये टेढ़ा यू बना के ए लिख देते हो। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, इसको टेढ़ा यू बना के लिखते हैं सर। चलिए, तो आई होप सो आप समझ गए होगे सबसेट का मीनिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंटरवल्स जो टॉपिक है ये आपके पूरे क्लास 11th और 12th में और आगे जितनी भी स्टडीज आप करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स बेसिकली सेट का ही पार्ट है, एक तरह से सेट का ही पार्ट होता है, लेकिन जब आप जेई के लिए पढ़ते हैं, वेवी कर्व मेथड हो गया, वो सब में बहुत काम आता है ना, वेवी कर्व मेथड में काम आता है। और वेवी कर्व तो बहुत यूज़ होगा, वेवी कर्व मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे ही हम लोग ये चैप्टर आगे पढ़ाते हैं, तो वेवी कर्व मेथड पढ़ना होगा आपको, क्योंकि कैलकुलस में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। तो इंटरवल्स में क्या होता है ना, इंटरवल्स में क्या होता है, मान लो कि ये एक नंबर लाइन लिया आपने, 4 नंबर लाइन ले लेते हैं, चलो 4 तरह के इंटरवल होते हैं। जो एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है मैं वैसे बता देता हूँ आपको, तो आपको इजी समझ में आएगा। देखो इंटरवल्स क्या होता है, मान लो कि ये कौन सा कलर लेना है, चलो इसको लेते हैं, डार्क वाले को। तो ये जो है ना, सारे को हम लोग ऐसे लेते हैं, 2 और 3, दो ही नंबर लेंगे हर जगह, 2 और 3, इधर भी 2 3, 2 और 3। अब नंबर लाइन बनाओ इसके ऊपर, ठीक है, नंबर लाइन बनाने आता है, बच्चे में सीखे थे हम लोग। कैसे बनाते हो, ऐसे ये लेते हो, ऐसे लेते हो सर, बच्चे वाली फीलिंग याद आ गई सर, है ना, ऐसे करके। तो ये जो गोला बनता है ना, ये देखो गोले का ही खेल है मीन इसमें। अगर आप इस तरह का गोला बनाए हो, मतलब कि 2 और जो 3 है आर नॉट इंक्लूडेड, आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, नॉट इंक्लूडेड, है ना, आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप गोला यहाँ पे इस तरह का बनाते हो, एक डार्क सर्कल बनाते हो बेसिकली, और 3 पे ओपन बना देते हो, यानी कि 2 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट, है ना, 3 इंक्लूड नहीं किया आपने, 2 इंक्लूड किया सिर्फ। जिस पे आप डार्क सर्कल बनाते हो ना, उसको आप इंक्लूड करते हो, जिस पे हॉलो सर्कल बनाते हो उसको इंक्लूड नहीं करते हो। मान लो कि उल्टा कर दे हम, सर 2 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को करना चाहते हैं, कर लो भैया, क्या दिक्कत है। 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड, है ना, ये इंटरवल्स का खेल होता है। अब मान लो दोनों को इंक्लूड करना चाहते हो, 2 को भी चाहते हैं सर, 3 को भी चाहते हैं, कर लो यार, क्या दिक्कत है। बोथ 2 and 3 आर इंक्लूडेड, दोनों को इंक्लूड कर दिया सर। तो ये ऐसे होता है। अब इसको हम लोग इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, इसको आप लिखना चाह रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, दोनों को एक्सक्लूड किया हो ना, तो ये वाला ब्रैकेट दोगे, है ना, ये स्माइली वाला ब्रैकेट, स्माइली वाला ब्रैकेट 2 से लेके 3 तक,
एक को इंक्लूड किए हो तो ये वाला ब्रैकेट दोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट दोगे। 2 और 3 पे देखो ओपन है, 3 पे ओपन है तो 3 पे स्माइली दोगे। अब मान लो 2 पे ओपन है तो 2 पे स्माइली दोगे, 3 पे क्लोज दोगे। क्लोज के लिए हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। मान लो दोनों पे क्लोज है तो 2, 3 ये हो गया सर। ये इंटरवल्स होता है, ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ना कि ये जो इंटरवल है ना बेटा, अब देखो ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये 2 से लेके 3 तक है। मतलब इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल में 2.1 आएगा, है ना, 2.9 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। 2.999999 जितना जा सकता है उतना भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, मान लो कि मैं वही आपको समझा रहा था कि कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना हो, है ना, ये तो इंटरवल हो गया, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए ना हमेशा आप करली ब्रैकेट यूज करते हो। मान लो कि मेरे को 3 इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन मेरे को 4 इसमें इंक्लूड करना था, मेरे को 4 इसका एक सॉल्यूशन है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको, है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे कि इस इंटरवल की बात करें हम सेकंड वाले की, 2 से लेके 3 तक है ना, 3 पे ओपन है, यूनियन लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा यूनियन वगैरह क्या होता है आगे। चलो इसको आगे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए करली यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। चलो चलो आगे चलते हैं भाई। इसको इंटरवल में लिखना है सर, अच्छा तो लिख लिया ना, क्या दिक्कत है। फर्स्ट वाले को देखो, लिखो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको। फर्स्ट वाले को देखते हैं ना, कैसे लिखोगे। -4 से लेकर के 6 है, यानी कि -4 पे देखो ये क्या है, कर ये स्माइली दोगे यहाँ पे -4 से, कॉमा, और ये 6 तक। 6 पे देखो इंक्लूड करना है 6 को, ये इक्वल टू साइन है ना, इस पे नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे बनेगा। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला कैसे करोगे, -12 और ये -10, यानी कि -12 -10, दोनों पे ही स्माइली बनेगा, दोनों पे ही स्माइली बनेगा भाई, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं करने बोल रहा है, तो दोनों पे स्माइली बनेगा। चलिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये सेम चीज़ करनी है जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इसको सेम उठा के छाप दो भाई, इसको सेम उठा के छाप दो, लैंग्वेज समझ में ना आए तो। ऐसे समझ में आ जाएगा यार, उतना कुछ टिपिकल चीज़ नहीं है। मान लो इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं मान लो, तो ये कैसे लिखोगे आप इसको, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है बेटा, ठीक है, देख लो ये जो साइन होता है ना, बिलोंग्स टू, मतलब उसका पार्ट है बेसिकली। बिलोंग्स टू को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ था इसने, कॉमा करके इससे लेकर के इंटरवल लिखते हैं ऐसे करके, जैसे कॉमा करोगे, फिर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, -3, इसको इंक्लूड करना है, 0 को नहीं करना, -3 को भी इंक्लूड नहीं करना, एक्स ऐसे लिखोगे, देखो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वाले को देखो कैसे लिखोगे, सेकंड वाले को कैसे लिखोगे, यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे अगर ऐसा ब्रैकेट होता ना तो आप यहाँ पे ऐसे कर देते, लेकिन ये कर ली, ये स्माइली ब्रैकेट है, हम लोग स्माइली ब्रैकेट बोलेंगे इसको। चलो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, ये एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा 6 है ना, 6, अभी यहाँ पे देखो ये पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, करली मत दे के आना, 6 से 12 तक, 12 पे भी बनेगा सर दोनों पे, ओ सॉरी, दोनों पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, मतलब करली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब नीचे वाला कैसे बनेगा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कैसे बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये 6 पे देखो, 6 पे क्या है ना, 6 पे इंटरवल ओपन है, यानी कि 6 पे नहीं बनेगा इक्वालिटी, लेकिन 12 पे बनेगा। देखो 12 पे ब्रैकेट स्क्वायर है, 6 पे स्माइली है, तो 6 पे स्माइली, मतलब कि ये वाला साइन नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वेन डायग्राम के लिए मैंने सीधा एग्जाम्पल लेके आया हूँ, मैं कोई भी थ्योरी नहीं बताऊंगा, सीधा एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बताने की कोई चीज़ नहीं है, वो बना के ही समझ में आता है। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम में बना के देखते हैं सर, बना के देखते हैं सर। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार मैं। चलिए, तो वेन डायग्राम बना के देखते हैं सर।
तो यू एक यूनिवर्सल सेट है ना, और ए एक उसका सबसेट है। चलिए बहुत ही अच्छा। अब आई होप सो आप सब कुछ समझ गए होगे जो मैं अभी पढ़ाया आपको। वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, वाइट से बना देंगे। चलो ऐसे करके हम पहले बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, और एक अंदर गोला बना दोगे, अंदर एक गोला बना देंगे। थोड़ा मोटा कर लेते हैं गोले को। देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अरे यार ये तो क्या हो गया ये, हाँ ठीक है ना भाई। हाँ तो थोड़ा सा, चलिए चलिए। तो इसमें देखो यू जो है यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक। इसके अंदर 2 4 6 8 10 ये एक्स का सबसेट है। सबसेट को हमेशा अंदर बनाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था यहाँ पे। एक तरह से ये वेन डायग्राम ही है भाई, ये एक तरह का वेन डायग्राम ही है, ठीक है। ये वेन डायग्राम ही इसको आप कह सकते हो, है ना। वेन डायग्राम ही इसको कह सकते हो। देखो ये जो है ना एन नेचुरल नंबर, ये एक सबसेट है इसका। फिर जो होल नंबर है वो इसका सबसेट है। फिर ये जो है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है ना। देखो समझो, बात समझो। देखो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इसका सबसेट है भाई, ठीक है। ये इंटीजर्स का, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है, और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है ना। बात समझ में आई आपको। चलो चलो चलिए सर, चलते हैं अपनी स्लाइड में। हाँ, वेन डायग्राम। तो इसके अंदर अब क्या है ना, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। पहले सबसेट लिख लो, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, है ना। और यहाँ पे बाकी लिख लेते हैं। 1 है, 2 अंदर लिख लिया, रिपीट नहीं होती है, याद रखना। 3 5 7 9। अब इसमें देखो, ये हो गया यू, और ये हो गया सर ए, ये हो गया ए। तो वेन डायग्राम इसको ही बोलते हैं, खत्म हो गया। ये ए हो गया और ये यू हो गया आपका, ठीक है। आई होप सो समझ गया होगे। देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक था। तो यूनिवर्सल सेट जो है ना उसके अंदर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है। ये जो स्क्वायर वाला आप देख रहे हो ना, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है। और ये जो अंदर वाला ए है ना, ये जो अंदर वाला गोला है, ये ए सेट का बॉक्स है। ए सेट के अंदर देखो क्या क्या है, 2 4 6 8 10 मैंने लिखा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, है ना। और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक है, यानी कि 1 2 ऑलरेडी लिख दिया था, दोबारा नहीं लिखोगे। 3 4 अंदर है, 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया सर, कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए और आगे समझोगे, जैसे हम लोग बनाएंगे तो और आगे समझोगे। चलो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन इंटरसेक्शन। बहुत दिक्कत होती है सर, एकदम समझ में नहीं आता। अरे भाई चलो वेन डायग्राम से ही समझेंगे इसको, वेन डायग्राम से ही समझते हैं। मैं कुछ यहाँ पे नहीं लिखूंगा किताबी लैंग्वेज भाई, वो तो लिखने के लिए एनसीईआरटी है ही, उसमें लिखा हुआ है सब। लेकिन किताबी लैंग्वेज पढ़नी हो, एनसीईआरटी आप खोल के पढ़ सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी आप खोल के पढ़ सकते हो। चलो मैं डुप्लीकेट करके इधर भी लगा लेता हूँ। यूनियन इंटरसेक्शन सब समझेंगे हम लोग। सर्कल्स दो ले लेते हैं इसमें, दो ले लेते हैं सर। यहाँ भी ले लेता हूँ मैं। चलिए एक सर्कल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक साइज का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने के लिए बस ले रहा हूँ। अब देखिए यूनियन क्या होता है ना, यूनियन के थोड़े से पहले बेसिक्स जान लो, है ना। यूनियन की थोड़ी बेसिक जान लो, इंटरसेक्शन की थोड़ी बेसिक जान लो, तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। यूनियन क्या होता है, देखो मान लो ये यूनियन का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, हाँ 2 4 6, 2 4 6 8 10, ठीक है भैया। बी सेट के अंदर क्या है, बी सेट के अंदर ले लेते हैं 2 3 5 8। तो ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल होता है यू, और इसको हम लिखते हैं ऐसे। यू यूनिवर्सल सेट नहीं है भाई, यूनियन का सिंबल है। यूनिवर्सल सेट नहीं करके आ जाना कहीं पे, पता चला अलग ही कांड कर दिए।
ठीक है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनियन होता है, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन होता है उल्टा यू, उल्टा यू। चलो देख लेंगे। यूनियन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स को आप बेसिकली ऐड करते हो, दोनों सेट को ऐड कर दो एक तरह से। ऐड मतलब कि नहीं भाई, 2 to 4 ऐड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। कॉमन इसमें देखो 2 है और 8 है सर। तो इसके अंदर 2 और 8 नहीं लिखोगे, यानी कि 2 तो लिखोगे, एक एक बार लिखोगे। 2 बार बार मत लिखना, ऐसा नहीं कि 2 2 बार बार लिख दिए, ऐड करने का मतलब सबको लिख दिए, ऐसे नहीं। 2 एक बार लिखोगे, उसके बाद 3 है, इसका 3 ले लिया, फिर उधर से 4 5 6 है ना, 8 एक बार लोगे और एक बार 10 लोगे। ये हो गया सर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब सेम सेट यहाँ पे सेम मैं ले रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 2 4 6 8 10 है ना। बी में क्या था, बी में था 2 3 5 8 है ना, ये था ना। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं दोनों के अंदर जो कॉमन है, यानी कि 2 और 8। देखो 2 8 कॉमन है सिर्फ, इसके अंदर बेसिकली आप सबको ऐड कर देते हो, जितने एलिमेंट्स है ना सारे एक दूसरे के अंदर ठुस दो और लिख दो यूनियन। ठीक है, तो चलो यूनियन को आप कैसे दिखाते हो, यूनियन को कैसे दिखाते हैं भाई, यूनियन में कैसे दिखाते हैं सर, दिखाइए। देखो मान लो भाई कि ये आपका सेट ए है ना, ये आपका सेट ए था। ठीक है, ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कलर से, ये आपका सेट ए है, ये आपका है सेट बी। तो यूनियन में क्या करते हो ना, यूनियन में सब ले लेते हो, यूनियन में पूरा सेट ऐसे देखो सब ले लोगे, दोनों को आपने सिर्फ ऐड कर दिया एक तरह से। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लो कि आपका ये सेट ए था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट से, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला यूनिवर्सल सेट है बाहर वाला, यूनिवर्सल सेट बाहर वाला। तो मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आप समझ जाओगे कि मान लो यूनिवर्सल सेट कुछ होगा उसका। ठीक है, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल है। ए इंटरसेक्शन भी बेटा ये वाला होगा जिसमें दोनों एलिमेंट्स कॉमन आते हो, दोनों एलिमेंट्स कॉमन हो। बाकी हम नहीं लिखते, देखो ए यूनियन बी में तो आप सब ले लोगे, ए भी ए का एलिमेंट्स भी है, बी के एलिमेंट्स भी है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी लिया। देखो ये सिर्फ ए के एलिमेंट्स हो गए, ये वाले, ये वाला जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट देखो, ये जो पार्ट है, ये जो एलिमेंट्स है सिर्फ ए के अंदर हो गए, ये एलिमेंट्स जो हो गए वो सिर्फ बी के अंदर हो गए, और ये जो बीच वाला है ना, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट्स है। देखो यहाँ पे सब ले लिया, सिर्फ ए वाले 2 4 6 8 10 ऑलरेडी 2 4 6 8 10 है। सर बी में क्या है, 2 3 5 8, 2 3 5 8 सर है सर। तो सारा एलिमेंट्स ले लिया ना, सारा कुछ ले लिया, मतलब पूरा बिल्कुल ही रिपीट नहीं करना है, रिपीट जो रिपीटिंग एलिमेंट्स छोड़ के सब कुछ ऐड कर दिया, तो वो आपका यूनियन बन गया। यानी कि ये जो बनेगा ना, ए यूनियन बी, और ये वाला है सर ए इंटरसेक्शन बी, वेर ए और बी साइड मैंने ऊपर से उठाया है। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए होगे यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब। चलिए चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई, ये कुछ प्रॉपर्टीज, ये देख लेना, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। चलो एक बार मैं कर ही देता हूँ, छोड़ना नहीं है कुछ। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ। तो इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है यूनियन के, है ना। यूनियन में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज लेते हो, ए यूनियन बी सेम होता है सर बी यूनियन ए के, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ है। बहुत सिंपल सी बात है यार, 2 into 3 और 3 into 2 सेम होता है, वही सेम चीज़ है ना, यूनियन दोनों का सेम ही होने वाला है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि आप ब्रैकेट्स को सिर्फ चेंज कर देते हो। हालांकि ये जो लॉज है ना, ये भी क्वेश्चन में एक लेके आया हूँ आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मैं क्वेश्चन लेके आऊँ ये वाला, इससे सारा लॉ आपको क्लियर हो जाएगा, तो उतना हम ध्यान नहीं देंगे उस पर, तो ये देख लेना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ए यूनियन फाई, ऑब्वियसली अगर आप एक सेट ए है उसके अंदर किसी भी चीज के साथ यूनियन लिए नहीं हो, मान लो कि सेट ए है ना, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, सेट बी है, ये फाई है, खाली है, ये सेट बी खाली है, फाई है, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे फाई लिख दोगे तो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों का यूनियन लोगे तो कुछ तो आएगा ही नहीं ना, मतलब कि सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के अंदर से कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, अगर ए इंटरसेक्शन भी लोगे तो वो फाई आ जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है।
लेकिन ए यूनियन भी लोगे तो ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे सर, है ना। ए यूनियन भी मतलब कि बेसिकली ए सेट ही आ जाएगा दोबारा से सर, दोबारा से ए सेट ही मिल जाएगा बेटा। ए इंटरसेक्शन बी फाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। चलो इसको मिटाता नहीं हूं मैं। तो ये समझ गए, ए यूनियन है ए मिल जाता है ऑब्वियसली यार, खुद के साथ ही यूनियन ले लोगे तो वही सेम सेट मिल जाएगा दोबारा। फिर देखो ये यूनिवर्सल सेट है भाई, यूनिवर्सल है ये, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया इसको, यूनिवर्सल सेट है ये यूनिवर्सल सेट। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ऑब्वियसली यार यूनिवर्सल सेट तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसका यूनियन लोगे ए के साथ तो वापस यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा ना, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। चलो, तो इंटरसेक्शन ये था यूनियन की प्रॉपर्टीज, ये इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वही सेम चीज है सर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्पिटिटिव लॉ सेम चीज। फिर ये सेम चीज है वहां पे जो यूनियन में थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव सेम चीज है। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी, देखो ये वाली चीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, ये वाली चीजें लिखी हुई है कि फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लोगे तो फाई आएगा। मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या लिख दिया यार, अच्छा ये बी सेट फाई है, मतलब वही चीज लिखी हुई है कि ए इंटरसेक्शन फाई, यानी कि ए इंटरसेक्शन फाई लिखा है एक तरह से मैंने, तो वो फाई ही देगा, ठीक है, वही चीज लिखा है। और ये इम्पोर्टेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए, फिर से ए ही मिल जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है देख लो, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डिफरेंस ऑफ सेट देख लेते हैं हम लोग, कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। दो सेट का डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन, माइनस कैसे करते हो, यूनियन तो ऐड करना था, अब डिफरेंस देख लेते हैं। मान लो कि सेट ए है 2 4 6 8, सेट बी है 2 और 4। अब मान लो मुझे a माइनस बी करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ये सब तो आती होगी आपको, फिर मैं दिखा देता हूँ एक बार। a माइनस बी करना है तो ये 6 और 8 बच जाएगा ऑब्वियसली यार, कॉमन एलिमेंट्स को उड़ा दोगे आप, कॉमन एलिमेंट्स को उड़ा दोगे बेटा, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को उड़ा दोगे। b माइनस से और a माइनस बी इक्वल नहीं होता भाई, ये वाली गलती मत करना, a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता ये माइनस बी। तो ये बिल्कुल एक स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये स्टार, रुको सितारे कहाँ है, स्टार कर लो इसको, ठीक है। डिफरेंस में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सर एक बार प्रूफ भी कर दो ना। देखो एक काम करते हैं ना, इसमें एक और एलिमेंट ले लो, बी में एक और एलिमेंट ले लेता है, क्योंकि प्रूफ नहीं होगा अभी तो फाइव आ जाएगा माइनस करोगे तो 2 4 7 ले लो चलो। तो अगर आप बी माइनस ए करोगे ना, देखो बी माइनस ए करोगे ना, तो वो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट आएगा, जो बी में से आप ए का माइनस कर रहे हो, तो बी में से ए में क्या कॉमन है 2 4, तो सिर्फ 7 बच जाएगा भाई, 2 4 उड़ जाएगा ना, तो 7 बचेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है सर, नहीं होता है, ध्यान देने वाली चीज़। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स भाई साहब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, और देख लेते हैं। ए सेट दिया हुआ है, कुछ कुछ है इसमें 3 5 7 9 11, अच्छा ठीक है। बी सेट है 7 9 11 13, सी सेट है 11 13 15, डी सेट है 15 17। तो फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। चलिए एक एक करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है ए और बी में, 3 है क्या, नहीं है सर, 7 एक मिला, 7 लिखो, 7 एंड 9 है, 9 भी है, 11 है, 11 भी है, बस 13 तो है नहीं, तो इंटरसेक्शन बी ये हो गया। बी इंटरसेक्शन सी देख लो क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 11 13, 11 13 हो जाएगा। यहाँ से देखो ना 11 13 11 13 है ना, 15 नहीं है तो वो नहीं होगा, तो ये हो गया। थर्ड वाला देख लो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको आप प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हो और इसको प्रॉपर्टी से आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलो इसको हम लोग किसी एक तरह से लिख लेते हैं ताकि ईजी पड़े। तो ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं सी इंटरसेक्शन डी के साथ में, तो आप ए इंटरसेक्शन सी का भी ले सकते हो, इंटरसेक्शन डी, बात एक ही है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं पहले, सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सी और डी में क्या कॉमन है 15 है,
15 है ना, 15 है सर, और तो कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? ए में है क्या कुछ? ए में 15 है नहीं, 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, कुछ है ही नहीं ना भाई। 11 15 है ही नहीं इसमें, 15 है ही नहीं इसमें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देख लो। ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ए में सी में, ए में 11, ओके 11 है, सिर्फ 11 है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं, बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? 11 नहीं, नहीं। बी इंटरसेक्शन डी ये 5 है, बी इंटरसेक्शन डी इज अ 5 सेट, एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है। 6 देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें सबसे अच्छा क्या रहता है ना, बी यूनियन से अलग निकाल लो आप पहले, बी यूनियन से अलग निकाल लो, बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन मतलब कि दोनों का यूनियन है, दोनों को ऐड कर दो बेसिकली। तो 7 9 11 देखो दोनों में है, 11 13, तो एक बार ही लिखोगे, दोनों बार मत लिख देना, 11 13 और 15। तो ये आ गया, ए का इंटरसेक्शन भी लेना है इसके साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो 7 9 11 13 15 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए का इंटरसेक्शन ले लो इसके साथ में, यानी कि क्या क्या मिल रहा है भाई? 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, 9 है, 11 है, 7 9 11 है ना ए में, देखो 7 9 11 इसमें भी है, तो बढ़िया। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी 5 है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, फिर से वही वाला चीज कर लेते हैं, बी यूनियन डी निकाल लो पहले, बी और डी में यूनियन, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सारा ऐड हो जाएगा, कुछ कॉमन है नहीं। 7 9 11 13 15 17, अच्छा, तो बी यूनियन डी, और इसमें हम लोग को इंटरसेक्शन भी लेना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि ए के साथ कॉमन में क्या है? 7 9 11 फिर से कॉमन आ रहा है, यानी कि ये 7 9 11 ही हो जाएगा, बढ़िया। अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग पिंक से करते हैं, चलो। ए इंटरसेक्शन बी अलग से निकाल लो, 3 5 7 9 11, 7 9 11 यहाँ भी है, 3 5 7 9 11 13, सिंपल वही हो जाएगा ना, 3 5 7 9 11 13, है ना, क्योंकि दोनों तो कॉमन थे। ओ सॉरी, इंटरसेक्शन निकालना है यार, इंटरसेक्शन यूनियन कर दिया मैंने, इंटरसेक्शन निकालना है जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो 7 9 11, 7 9 11 हो जाएगा, 7 9 11, ठीक है। बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी और सर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो ना, क्या है? 7 और 11 ही आ रहा है, 7 9 11 दोनों में कॉमन है, देख लो ये दोनों इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ये वाला आप होमवर्क में करोगे, सेम है, प्रैक्टिस करो बेटा, होमवर्क में प्रैक्टिस करो इसको, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस करो। चलो, ये होमवर्क में निपटाना है इसको। चलिए, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बोलता है सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लास्ट टॉपिक है आई थिंक, इसके बाद हमारा सिर्फ क्वेश्चन है, एक टॉपिक और है यार, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है आई थिंक, उसके बाद सिर्फ हमारा क्वेश्चन है। चलिए, तो बेसिक थ्योरी तो सारी मैंने करा दी है, कॉम्प्लीमेंट देख लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, कि बेसिकली आप क्या करते हो, एक तरह से माइनस ही करते हो, इसमें भी एक तरह से माइनस करते हो, यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू और एक ए दिया हुआ है आपको, तो ए डैश, देखो कॉम्प्लीमेंट को आप डैश से दिखाते हो, मान लो कि एक सेट है, ए सेट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, मतलब एक डैश ऊपर दे रहते हो आप, मतलब कि एक तरह से माइनस ही करते हो, डिफरेंस ही है ना, कॉम्प्लीमेंट बस नाम दे दिया गया उसको, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि डिफरेंस ही होता है, मतलब कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप उड़ा दो, मतलब कि देखो जैसे कि ए सेट है, मैं करके दिखा रहा हूँ, ए सेट ये है, पर लिख भी देता हूँ मैं आपको ताकि दिखने में आपको इजी हो। ए सेट है, क्या है दिया हुआ? 1 3 5 7 9, ये ए सेट है, ठीक है।
तो सर यू क्या हो जाएगा, यू सेट तो चलो दिया होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर, ए सेट तो दिया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसको ना यू में से माइनस ही कर दो एक तरह से, जो बचेगा वही ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 13579 माइनस करो, 13579 माइनस करो, जो बचा वो लिखो, 24681। तो ये बचेगा, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो एक तरह से नेगेटिव मतलब कि आप माइनस ही करते हो, इसको आप यू माइनस ए भी कह सकते हो, वही चीज़ है एक तरह से, है ना। चलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता प्रॉपर्टीज, तो ऑब्वियसली मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज कर सकते हो, लाइक कुछ कुछ एक्सरसाइज में काम आ रहता है, देख लो तो अच्छा ही रहेगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फिर यू दे देगा, ऑब्वियसली बात है यार, दोनों का। अब देखो इन दोनों को फिर से आप यूनियन कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये फिर से आपको यू दे देगा, ठीक है। चलो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बच गई इसमें, एक और प्रॉपर्टी बच गई। हाँ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव देगा, ऑब्वियसली यार दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं ना। देखो इसके अंदर में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो अगर दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको फाइव ही मिलेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। आइए, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है भाई, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आप इसको एक तरह से मतलब कि मल्टीप्लाई जैसा है, उसको कर लेना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये अभी भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों का देखो उल्टा होता है, यूनियन में इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन में यूनियन आता है, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में देख लो, ए का डैश लोगे, उसके बाद दोबारा डैश लोगे, दोबारा ए मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चौथा वाला क्या कह रहा है कि फाइव के साथ ये यहाँ पे येलो नहीं होना चाहिए, वेट करो। तो हाँ, फाइव का आप डैश ले लोगे तो यू मिलेगा, और यू डैश ले लोगे तो फाइव मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, फाइव यू के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट तो कुछ आएगा ही नहीं ना। यू के अंदर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उसका उल्टा जीरो ही आएगा, मतलब फाइव आएगा, ऑब्वियसली। तो और सेम उल्टा भी होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट दोगे तो फाइव आएगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट दोगे तो यू आएगा। तो देख लेना, ये सब प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में भी गिवन है, और मैंने अटैच भी कर दिया आपके नोट्स के लिए। चलिए, तो ये एक प्रॉपर्टी का सवाल है, देख लो मैं आपके लिए लेके आ गया, प्रॉपर्टी का सवाल करके एक बार देख लो, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे हैं। बाकी आपके लिए और भी लेके आऊँ मैं, वो आप होमवर्क में निपटाओगे। प्रॉपर्टी के सवाल एक आपको करा दूंगा मैं, फॉर्मूला वाला सवाल, और बाकी आप होमवर्क में करोगे। चलिए, चार क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये आपके लिए लेके आऊँ मैं, होमवर्क करोगे इसको, इसको भी होमवर्क में निपटाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, कर लेना ये सब। और यहाँ पे एक और सवाल है, मैं एक प्रॉपर्टी का सवाल करा दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है। चार सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और एक फार्मूला के लिए सवाल मैं लेके आया हूँ, ये वाला, इसमें फार्मूला सिखाना है आपको, तो उसके लिए मैं लेके आऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, देखना उसको भी। चलिए, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये वाला, चलो। चलिए बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूँ, वो ज़रूर ट्राई करना। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि आपको तीन सेट दिया हुआ है, और कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशन गिवन है, आपको बोल रहा है कि बी को सी के बराबर दिखाइए। अच्छा, तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, कि आप दोनों में से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी। मैं इंटरसेक्शन लेके शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया हुआ है, आप यूनियन वाला भी ले सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, आपको गिवन है। तो अब आप क्या करोगे ना, दोनों तरफ बी यूनियन ले लो, बी यूनियन ले लो, बोथ साइड, बोथ साइड क्या लोगे, बी यूनियन। सर इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, अगर आप इसको लेके शुरू करोगे ना यूनियन वाले को, तो इंटरसेक्शन ले लेना बोथ साइड, उससे भी सॉल्व हो जाता है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बी यूनियन बोथ साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा सर, अब प्रॉपर्टी लगा दो ना डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, बी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हुआ ना यार, बी यूनियन सी, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो देखो बी यूनियन ए ले रहे हो, बी को यूनियन ले रहे हो ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन ले रहे हो, और बी यूनियन भी तो बी होता है सर, ये तो बी होता है। और देखो बी यूनियन ए, ठीक है, बी के साथ अब ए का यूनियन लिए, उसके बाद इंटरसेक्शन ले लिए बी के साथ, तो सर ये तो पूरा बी देगा रिटर्न करके, ये पूरी चीज बी आ जाएगी आपकी। कैसे बोल दिए सर, समझ में नहीं आया? देखो बी यूनियन ए, किसी के साथ यूनियन ले रहे हो तो सारे एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद आप उसमें से कॉमन वाले हटा भी दिए बी के, तो बी के अंदर आप कुछ लेके आए थे ए से, और उसके बाद उसको बी से ही हटा दिए, तो यार बी ही बचेगा ना वापस। बात समझे? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बी हो गया। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे बी यूनियन ए, यहाँ पे भी देख लो सेम चीज, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है बेटा, इस बार आप क्या करेंगे, दोबारा से वही चीज, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इस बार हम क्या ले लेते हैं, इस बार हम क्या ले लेते हैं, सी यूनियन बोथ साइड, सी का यूनियन ले लो बोथ साइड आप। ठीक है, दोनों साइड सी का यूनियन ले लो, तो क्या होगा सर, इससे देख लेते हैं। सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो फिर से प्रॉपर्टी लगा दो ये वाली, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, है ना, इज इक्वल टू सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या हुआ, देखो सी यूनियन ए, सी यूनियन ए है, ठीक है, तो सी यूनियन ए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख लो, सी यूनियन ए सी यूनियन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज लगेगी, सी यूनियन सी जो है इंटरसेक्शन ले लो सी यूनियन ए के साथ, फिर से ये सी देगा, यहाँ पे ऐसा बी दिया था ना, वहां पे सेम सी देगा ऐसा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, बी यूनियन सी तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये सी यूनियन ए जो है ना, सी यूनियन ए यूनियन सी ए यूनियन बी के बराबर है, मतलब कि देखो आ गया हमारा सी यूनियन ए, है ना, सी यूनियन ए कहाँ गया ये वाला, सॉरी, सी यूनियन ए सी ए यूनियन बी के बराबर है, मतलब कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन पी, ये सर है सी के बराबर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और ये वाला था आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देख लो 1 और 2 बराबर हैं, खुद से ही देख लो, है ना, बस वो पलट दिया है लॉ को, देखो सी यूनियन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यूनियन सी यहाँ पे लिखा हुआ है, और बी यूनियन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम ही चीज़ है यार, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि सर जो बी है वो सी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है ना, बी इज इक्वल टू सी। चलो, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी का बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, है ना, प्रॉपर्टी का बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे एक सबसेट का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना होमवर्क में, मैं लिख देता हूँ सारा, आप होमवर्क में निपटाएंगे बेटा, क्योंकि मेरा जो काम था वो आपको प्रॉपर्टीज बताना, एक्सप्लेन करना, उसके ऊपर मैंने एक सवाल भी आपको करा दिया। देखो सारे मिलते जुलते ही सवाल हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये आप होमवर्क में निपटाओगे। चलिए, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में निपटाओगे। जो एक टफ वाला था वो मैंने आपको करा दिया, ये सब इजी इजी है भाई, ये तो सीधा दिख रहा है यार, तो प्रॉपर्टी का ही सवाल है डायरेक्ट, है ना। चलो, तो ये वाला भी एक आपका है होमवर्क, ये भी होमवर्क में लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, एक ये वाला भी आप होमवर्क में करेंगे। बोले सर आप बहुत होमवर्क देते हो यार, मैथ्स यार एक सेल्फ प्रैक्टिस चीज़ है, मैं आपको जितना कराऊंगा उतना आप हैंडीकैप्ड बनोगे, और वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक फार्मूला सिखाना था मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। वो फार्मूला अभी तक एक्चुअली एनसीईआरटी में ना वो फार्मूला अलग से गिवन नहीं है, तो मैं सोचा कि आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दिखा दूंगा। इवन पता नहीं कुछ एनसीईआरटी जो न्यू वाली है उसमें ये मिसलेनियस, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना ये भी हटा दिया है, पता नहीं क्यों। नंबर ऑफ देख लेना तो ये आपके सिलेबस में है कि नहीं, अगर नहीं है तो मत करना, है तो कर लेना। ठीक है, वो बच्चों वाला फार्मूला है यार, एन ऑफ, ये पहले फार्मूला लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो वो होता है बेटा, मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट है ए और बी,
तो वो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही आप स्टार मार्क कर लो, है ना। इसको स्टार कर देते हैं भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसी का ये क्वेश्चन है ये वाला, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आ गया था सो दैट फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी देख लो। ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब कि नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोल सकते हैं वो है 250, और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश वो है सर 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी, मतलब कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है वो। नंबर ऑफ पीपल जो टोटल है वो 400 है, यानी कि ए यूनियन बी जो है ना वो 400 है, ये ध्यान देना। तो अब वो कह रहा है कि बोथ हिंदी इंग्लिश कौन, मतलब कि इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ये वाला चीज निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सॉरी मैं इसी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, एच वाले में, एच यूनियन ई वो कितना है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। हमें एच इंटरसेक्शन ई चाहिए, तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ। यानी कि एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। तो बस फॉर्मूला लगा दो यार, एन एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, एन एच कितना है 250 प्लस ये 200 और माइनस ये 400 है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये एच यूनियन ई लिख देता हूँ मैं, एच यूनियन ये 400 है। ठीक है, तो बस ये तो आ गया, ये 50 आ गया ना आंसर, 250 450 माइनस 400, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 50 आ गया। मतलब कि 50 लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स की बात थी तो इंटरसेक्शन ही निकालना था हमें। ठीक है, चलो, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए, तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो आप इसको बिल्कुल करके रखना, है ना। मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ कि आज का सेशन का क्या होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क कि आप रीअटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, रीअटेम्प्ट करेंगे ऑल क्वेश्चंस को। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या करेंगे बेटा कि आप यहाँ पे जो नोट्स है जो मैंने दिया है, नोट्स को आप रिवाइज करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे। और तीसरी चीज आप करेंगे, एनसीईआरटी को पूरा आप बनाएंगे, एनसीईआरटी को फुल आप सॉल्व करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है वो। तो ये आपका होमवर्क है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करना, और ऑब्वियसली जो होमवर्क क्वेश्चंस है वो तो होमवर्क है ही, उसके अलावा मैं आपको बताया। चलिए बेटा, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए एंड तक, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। अभी 11th में न्यू आए हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अभी नंबर नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाएगी धीरे धीरे। जो एक फ्लो होता है बनने में टाइम लगता है थोड़ा, जब आप 10th से आते हैं 11th में तो फ्लो टूट जाता है, तो बनने में समय लगता है, टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, इस नोट्स का, इस क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास नोट्स जो आपको है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, आपको ढेर सारी डीपीपीस पीडीएफ्स वगैरह उसमें आपको मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, है ना। ज्वाइन फॉर
DPPs, है ना, असाइनमेंट्स, आपको सब कुछ मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम। चलिए, DPPs, असाइनमेंट्स, और बेटा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आई हो, देखो जेन्युइनली बताना, पसंद आई हो तो ही लाइक सब्सक्राइब करना, कोई फोर्स नहीं है ना। अगर सच में पसंद आई हो तो बिल्कुल यार एक लाइक का बटन दबा देना, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, है ना, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो हमें भी, और शेयर करना दोस्तों के साथ, है ना, कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर करना। और बेटा ये जो नोट्स होते हैं, PPTs होती है, मैं खुद बनाता हूँ, बहुत इसमें टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा भी पसंद आया यार तो अप्रिशिएट करना, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट जरूर से लिख देना एक, है ना, पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ना एक, क्योंकि हमें भी पता चले ना कि हमारा कंटेंट कैसा है। तो अगर पसंद आए तो ही, कोई फोर्स नहीं है, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर से छोड़ देना नीचे, ठीक है। अगर एक जो थोड़ी सी भी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक पॉजिटिव कमेंट लिखना, लाइक करना वीडियो को, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी जो क्लास होगी वो 12th की आएगी एक, उसके बाद फिर से 11th की आएगी, एंड ये ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।